वेलकम टू माय चैनल। इस नई वीडियो में आप इकोनॉमिक्स एमसीक्यूज़ से जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, एक्सप्लेनेशन है और 25 एमसीक्यूज़ हैं, उसको हम लोग डिस्कस करना चाहेंगे जो भी आपके एग्ज़ाम्स में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण IRDAI का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? IRDAI की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सही ऑप्शन हमारा ऑप्शन डी है, हैदराबाद। और भी कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम लोग जान लेते हैं। द हेड ऑफिस ऑफ द इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो हमारी हैदराबाद में है। यहाँ पर हम देख लेते हैं। और इसे कॉन्स्टिट्यूट किया गया था रिकमेंडेशन ऑफ मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट ने 1999 में रिकमेंड किया था IRDAI को बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना थी किस वर्ष में पेश किया गया उसे? तो यहाँ पर भी हमारा ऑप्शन सी है 1998 में। कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है जो किसान को टाइमली एक्सेस टू क्रेडिट मतलब कुछ पैसे उधार दे देती है ताकि वो किसी बड़े व्यापारी या मनी लेंडर से उधार लेने से बच जाए। किसान क्रेडिट कार्ड KCC स्कीम को लॉन्च किया गया था 1998 में और इसका एम था कि किसानों को शॉर्ट टर्म फॉर्मल क्रेडिट दी जाए। फॉर्मल का मतलब जिसमें एक सही तरह से इंटरेस्ट लिया जाए और कुछ कम समय के लिए, ताकि वो जो मनी लेंडर होते हैं उनके ट्रैप से बच सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। भारत की कामकाजी आबादी का प्रमुख प्रतिशत निम्नलिखित में लिखा हुआ है, मतलब मेजर परसेंटेज जो वर्किंग पॉपुलेशन का है वो किस काम में है? तो यहाँ पर हमारा जो है सी प्राइमरी सेक्टर में है। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं कि मेजर परसेंटेज ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया जो है वो प्राइमरी सेक्टर में इंगेज है और जो जिसका लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ऑफ वर्क फोर्स है इंडिया के इंगेज करता है प्राइमरी सेक्टर में। अब हम यहाँ देखेंगे इस सेक्टर्स में एम्प्लॉयज़ जो है 50 से 60% पॉपुलेशन काम करती है और प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर भी आता है। ठीक है, इसको हम जान लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज रॉ मटेरियल सेक्टर, एग्रीकल्चर, क्रॉप प्रोडक्शन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड माइनिंग, ये सभी जो है प्राइमरी सेक्टर में आते हैं जिसमें इंडिया का 50 से 60% पॉपुलेशन जो है लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन वाज इनिशिएटेड फ्रॉम द सिटी ऑफ, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत किस शहर में हुई थी? ऑप्शन बी हमारा बांसवाड़ा। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन को लॉन्च किया था राजस्थान के ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट बांसवाड़ा में। इसका एम था, ठीक है, इसका जो एम था वो था कि एम टू क्रिएट सेल्फ हेल्प ग्रुप अमॉन्ग द एस्टिमेटेड 7 करोड़ बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज़ को जो रूरल एरिया में रहती हैं उनको हेल्प करने के लिए था। और क्या था? टू इन्हेंस दियर लिवलीहुड ऑप्शंस थ्रू एक्सेस टू इजी लोन्स, ताकि उनको इजी लोन्स मिल सके, कैपिटल ग्रांट एंड स्किल ट्रेनिंग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नाबार्ड किसके विकास से संबंधित है? तो इसमें है द एग्रीकल्चर सेंटर इन रूरल एरियाज, हेवी इंडस्ट्री, बैंकिंग सेक्टर। तो हमारा ये ऑप्शन सही है, द एग्रीकल्चरल सेक्टर एंड रूरल एरियाज। ये वाला हमारा जो ऑप्शन है ये सही है। इसके लिए ही नाबार्ड को जो है इंट्रोड्यूस किया गया। नाबार्ड का जो है डेवलपमेंट बैंक है, इज़ मैंडेटेड फॉर प्रोवाइडिंग एंड रेगुलेटिंग क्रेडिट एंड अदर फैसिलिटी। एक डेवलपमेंट बैंक है, इसका काम है रेगुलेट करना क्रेडिट को और दूसरी फैसिलिटीज़ को। ये हेल्प करती है किसके लिए? एग्रीकल्चर के लिए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए लोगों को पैसे मिल जाते हैं, कॉटेज और फिर विलेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, हैंडक्राफ्ट के लिए और दूसरे जो है रूरल क्राफ्ट के लिए इसमें हेल्प मिल जाती है। डेवलपमेंट बैंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ऑप्शन ए हमारा सही है, मनीला में है। इस्टेब्लिश किया गया था 19 दिसंबर 1966 में। हेडक्वार्टर्स कहाँ है? मेल्डांग फिलीपींस में है। प्रेसिडेंट कौन है इसका? मात्सुत्सुगु असाकावा। मेंबरशिप है इसकी 68 कंट्रीज़ इसके मेंबर हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, स्मार्ट मनी शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही है, क्रेडिट कार्ड्स को हम जो है स्मार्ट मनी कहते हैं। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, द टर्म स्मार्ट मनी ब्रॉडली रिफर्स टू क्रेडिट कार्ड। तो ये जो स्मार्ट मनी का यूज़ किया जाता है ये क्रेडिट कार्ड के लिए यूज़ किया जाता है। क्रेडिट कार्ड अलाउ करता है पैसे लेने के लिए फ्रॉम द क्रेडिट प्रोवाइडर, मतलब क्रेडिट कार्ड से हमें पैसे हम उधार ले सकते हैं क्रेडिट प्रोवाइडर से, टू पे फॉर समथिंग विदाउट यूजिंग योर कैश, है जिसमें हम पे कर सकते हैं विदाउट यूजिंग योर कैश और सेविंग इन अ बैंक अकाउंट। मतलब हमने क्या किया है, क्रेडिट कार्ड ले लिया है, स्मार्ट मनी है, हम पैसे यूज़ कर रहे हैं लेकिन अपने सेविंग अकाउंट से नहीं कर रहे हैं, और इसके बाद जब हम इस पैसे को यूज़ कर लें तो बाद में उसको दे सकें। देयर इज़ अ लिमिट टू बोरो मनी कॉल्ड क्रेडिट लिमिट एंड वन हैज़ टू पे इट बैक। जस्ट एग्जाम्पल के लिए हम जैसे किसी के यहाँ जाते हैं, किसी राशन वाले के यहाँ गए और उससे हम कह दिए कि भैया आप हमें 1500 का राशन दे दो और 1 मंथ के बाद जो है हम आपको ये पैसे वापस कर देंगे। तो हमने अपने सेविंग अकाउंट से कोई भी पैसे खर्च नहीं किए, और जो है मतलब ये हो गया क्रेडिट कार्ड का मतलब उसकी एक लिमिट होती है, हम उसको यूज़ करते हैं और यूज़ करने के बाद हम उसे वापस जो है पे कर देते हैं। गरीबी मिटाकर मैं हर आँख से हर आंसू पोंछना चाहता हूँ, ये कथन किसने दिया था। तो ये 4 ऑप्शन में हमारा ए है, जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन दिया था। तो कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री जवाहरलाल नेहरू ने मेंशन किया था इस कथन को। एम्बिशन था ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज़ बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई। तो उनका ये एम था ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन का कि वो हर किसी की आंखों से आंसू पोंछना चाहते। दैट मे बी beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be ever। तो यही है कि जिस तरह से टीयर्स होंगे तो हमारा काम नहीं चल पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर पाए जाते हैं, मतलब किसकी साइन होती है 1 रुपये की नोट पर। तो 4 ऑप्शन में ए हमारा सही है, द सेक्रेटरी फाइनेंस। कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी सिग्नेचर जो होती है 1 रुपये के नोट पर पाया जाता है। अंडर सेक्शन 22 ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, आरबीआई हैज़ सोल राइट टू इशू करेंसी नोट्स ऑफ वेरियस डिनोमिनेशंस एक्सेप्ट 1 रुपी नोट। तो जो भी हस्ताक्षर होते हैं, जो भी साइन होती है, इसे अंडर सेक्शन 22 है ना, इंडिया एक्ट आरबीआई का ही रोल होता है, वो उस पर साइन करती है, लेकिन सिर्फ 1 रुपये की नोट को छोड़कर। द 1 रुपी नोट इश्यूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड इट बियर्स द सिग्नेचर ऑफ फाइनेंस सेक्रेटरी। तो जो 1 रुपी नोट होती है इसे इश्यूड करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और इस पर सिग्नेचर होती है फाइनेंस सेक्रेटरी की। वाइल अदर नोट्स बियर द सिग्नेचर ऑफ गवर्नमेंट, जबकि 1 रुपये की नोट पर फाइनेंस सेक्रेटरी की साइन होती है और बाकी सभी नोट पर जो है गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर की साइन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नाबार्ड की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो ये हमारा ए है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। तो नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था रिकमेंडेशन ऑफ बी शिवारमन कमेटी, जो रिकमेंड की थी 12 जुलाई 1982 में अंडर द 6 ईयर प्लान में टू इम्प्लीमेंट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट 1981। तो इसकी इस्टेब्लिश की गई थी किसके रिकमेंडेशन पे, बी शिवारमन के। जो कमेटी थी बी शिवारमन कमेटी थी 12 जुलाई 1982 में 6 ईयर प्लान जो बना था, इम्प्लीमेंट द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर, और इम्प्लीमेंट किया गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट एक्ट। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में श्री शाजी केवी अज्यूम चार्ज एज चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्री, और जो श्री शाजी केवी थे उन्होंने चार्ज लिया था चेयरमैन ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत दशमलव मुद्राओं में बदल गया। तो ये है बी हमारा 1957 में। इंडियन कॉइनेज वेन डेसिमल ऑन अप्रैल 1। इंडियन कॉइन सिस्टम जो था डेसिमल पर गया
अप्रैल 1 19 10 ईयर्स आफ्टर इट गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश, मतलब 1947 में उन्होंने जो है आज़ादी हासिल की। इंडिया ने हमारे ब्रिटिश से इंडिया चेंज फ्रॉम द रूपी आना पाई सिस्टम टू डेसिमल करेंसी। तो इंडिया ने चेंज किया अपने रूपी सिस्टम आना पाई सिस्टम को डेसिमल करेंसी में। Demonetization India has taken place 3 times till now, namely in the years of। तो डिमोनेटाइजेशन का मतलब ये होता है जब भारत में किसी भी रुपए के चलन को रोक दिया जाता है। जैसे 2016 में हुआ था कि 1500 की नोट जो है अब चलन में नहीं है, मोदी जी ने रात को 8 बजे घोषणा की थी। इस तरह की ये 3 बार हो चुकी हैं। एक हुआ था 1946 में, दूसरा 1978 में और तीसरा 2016 में। क्वेश्चन नेक्स्ट है, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो ऑप्शन ए हमारा सीडी देशमुख। तो चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख, सीडी इनका शॉर्ट फॉर्म हम फुल फॉर्म कह सकते हैं। ये मेंबर थे इंडियन सिविल सर्विस के, वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ बैंक, और ये पहले आरबीआई गवर्नर बने। शक्ति कांता दास इज सर्विंग एज द करंट, और अभी जो हैं शक्ति कांता दास जो है करंट एंड 5th गवर्नर हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, आर्थिक नियोजन किस सूची में आता है? तो हमारा जो है ये सी ऑप्शन है, कॉन्करेंट लिस्ट में आता है। कुछ और भी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब आर्थिक नियोजन, ये जो है कॉन्करिंग लिस्ट में आता है। और ये जो है 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7th शेड्यूल में इसे लागू किया। द 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइज द 3 लिस्ट, जिसमें यूनियन, कॉन्करेंट एंड स्टेट लिस्ट आती हैं। गरीबी रेखा की अवधारणा की समीक्षा के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए है एस तेंदुलकर कमेटी। तो एस तेंदुलकर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, सुरेश तेंदुलकर कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया गया था टू रिव्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन, देखने के लिए कि पॉवर्टी लाइन क्या होती है। इन 2005 में कमेटी ने रिकमेंड किया, द कमेटी शिफ्टिंग अवे फ्रॉम द कैलोरीज मॉडल को उन्होंने शिफ्ट किया। द कमेटी प्रपोज्ड MPC और द मनी पर कैपिटा एक्सपेंडिचर टू मेजर पॉवर्टी इन इंडिया। तो इन्होंने शिफ्ट किया और ये कहा कि मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मतलब किस तरह से लोग अपनी मंथली एक्सपेंडिचर करते हैं, उसके हिसाब से हम जो है पॉवर्टी लाइन को देखेंगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स को और कहा जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स को और क्या कहा जाता है? तो इसे जो है सी थ्योरी ऑफ इनकम कहा जाता है। तो थोड़ा सा और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट स्टडीज़ द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो ब्रांच है इकोनॉमिक्स की, ये स्टडी करती है बिहेवियर और परफॉर्मेंस की एक इकोनॉमी एज अ होल, मतलब पूरे एक देश की इकोनॉमी हम देख ले सकते हैं, उसको पूरा होल ले। फोकस करती है एग्रीगेट चांसेस देखने सच एज एम्प्लॉयमेंट क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक GDP और इन्फ्लेशन क्या है। ग्रॉस डोमेस्टिक मतलब कि लोगों की जो करने की क्षमता है, चीज़ों को बाय करने की क्षमता है। इन्फ्लेशन महंगाई को जानते हैं, इसको और कहा जाता है एग्रीगेट इकोनॉमिक्स एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोला जाता है। निर्मल ज्ञान पुरस्कार किससे रिलेटेड है ना, क्या संबंध किससे हैं? तो ये है ए सैनिटेशन से है। तो कुछ और रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, जो निर्मल ग्राम पुरस्कार है ये इनिशिएटिव है जिसे लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2003 में, और इसके लिए पहली बार अवार्ड भी दिया गया 2005 में। और दिस अवार्ड इज़ एन इंसेंटिव टू प्रमोट 100% सैनिटेशन इन अ विलेज। ये इसको दिया जाता है जहाँ पर जिस विलेज में 100% सैनिटेशन हो, और इट इज़ अवार्डेड टू द, ये अवार्ड दिया जाता है विलेज पंचायत को फॉर देयर एक्सलेंट वर्क टूवर्ड्स सैनिटेशन। जहाँ पर साफ़ सफाई, सैनिटेशन मतलब जो नाली की साफ़ सफाई है, जो वाटर सीवेज की साफ़ सफाई है,
है ना, जो गंदे पानी की है, वहाँ वो उस गांव में इस अवार्ड को दिया जाता है जहाँ पर 100% होता है, और ये दिया जाता है विलेज पंचायत को, जो उनका एक्सीलेंट वर्क होता है, ठीक है, सैनिटेशन के लिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट वाज द एम ऑफ द अंत्योदय प्रोग्राम। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो ये है डी, हेल्पिंग द पुअरेस्ट अमोंग पुअर, मतलब गरीबों में जो लोग सबसे गरीब है उनकी हेल्प करना। अंत्योदय अन्न योजना को लॉन्च किया गया 2000 में टू प्रोवाइड सब्सिडाइड फूड टू पुअरेस्ट ऑफ द पुअर फैमिलीज, मतलब बहुत गरीब लोगों को जो भारत में हमारे रहते हैं, इसका उद्देश्य यही था। नेक्स्ट देख लेते हैं, डिफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब है कि सरकार किससे पैसा उधार लेती है, मतलब किससे पैसा उधार लेती है डिफिसिट फाइनेंसिंग में? तो सी है, आरबीआई से जो है गवर्नमेंट उधार लेती है। तो थोड़ा सा और भी डीप इंफॉर्मेशन में हम जाते हैं, तो आरबीआई को हम बैंकर्स बैंक कहते हैं। बैंकर्स बैंक का मतलब बैंकों का बैंक है, बैंकर टू द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट को पैसा उधार देती हैं, ठीक है। और सो ड्यूरिंग डिफिशिएट फाइनेंसिंग मीन्स द गवर्नमेंट बोरोज मनी फ्रॉम द आरबीआई, मतलब जो गवर्नमेंट है वो पैसे लेती है आरबीआई से। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड, अब थोड़ा सा हम, ये जो आरबीआई है मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में, और वॉज इस्टेब्लिश, ये रिकमेंडेशन था हिल्टन यंग कमीशन के, मतलब इसको जो इस्टेब्लिश किया गया था तो किसके रिकमेंडेशन पे किया गया था? तो ये थे हिल्टन यंग कमीशन। आरबीआई वॉज नेशनलाइज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी, इसको नेशनलाइज किया गया था 1 जनवरी 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हैं ए जीवी रामकृष्ण। तो ये है डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जीवी रामकृष्ण। ये वॉज कॉन्स्टिट्यूट बाय द गवर्नमेंट इन ऑर्डर टू मेक रिकमेंडेशन, इनको जो है लिया गया था कॉन्टेक्स्ट विद द डिसइन्वेस्टमेंट। इट वॉज कॉन्स्टिट्यूट इन 1996। भारत में भारतीयों द्वारा प्रतिबंधित और 1881 में स्थापित सीमित देयता वाला पहला बैंक था भारतीयों द्वारा, ठीक है, प्रबंधित, मतलब भारत में भारतीयों ने जिसको किया था प्रबंधित, एंड 1881 में स्थापित, ये बैंक कौन सा था? तो ये हम देखते हैं बी है, औध कमर्शियल बैंक। थोड़ा सा और रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं, औध कमर्शियल बैंक है या फिर अवध कमर्शियल बैंक हम कहेंगे, ये इंडियन बैंक था, मतलब ब्रिटिश टाइम था ना 1881 में, तो 1881 में ये इंडियन बैंक को जो है इस्टेब्लिश किया गया फैज़ाबाद में, और इसे जो है 1958 में तक ये चला, और जब तक ये फेल हो गया उसके बाद मतलब 1958 तक ये चला था। फर्स्ट कमर्शियल बैंक इंडिया में था जिसमें लिमिटेड लायबिलिटी थी, और इसके जो है पूरी तरह से इंडियन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे 1881 में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब सूक्ष्म अर्थशास्त्र इन स्थूल अर्थशास्त्र शब्द गढ़े गए थे, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स को कॉइन किया गया था, मतलब इस शब्द को लाया गया था, ठीक है, किसने? सी रेगनेर फ्रिश ने, प्रोफेसर रेगनेर फ्रिश ने कॉइन किया था टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स, एंड जॉन मेनार्ड केन्स इज लार्जली क्रेडिटेड विद एज द इन्वेंटर ऑफ मॉडर्न, और ये वर्ड तो इन्होंने दिया था लेकिन इन्हें माना जाता है कि ये मॉडर्न माइक्रो इकोनॉमिक्स को इन्वेंटर यही थे। किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सबसे उपयुक्त माप है? ये है डी, पर कैपिटा रियल इनकम, ठीक है। रिलेवेंट इन्फॉर्म, पर कैपिटा इनकम यूज़ किया जाता है, पर कैपिटा इनकम यूज़ किया जाता है डिटरमाइन द एवरेज पर पर्सन इनकम फॉर एन एरिया एंड टू एवेल्यूएट द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे कहने का मतलब ये है कि इसको डिवाइड कर दिया जाता है, जैसे एक गांव है, एक गांव में
25-30 लोग बहुत ज़्यादा पैसे वाले हैं और 5 लोग उतने नहीं, तो उनकी एवरेज इनकम को डिवाइड कर दिया जाता है और ये देखने के लिए, तो ये एक एवरेज पर पर्सन इनकम है, ठीक है। सभी लोग, जैसे कि मान लीजिए पंजाब है, तो पंजाब में ज़्यादातर जो फार्मर है बहुत पैसे वाले हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सभी लोग तो वो उसको पूरी तरह से डिवाइड कर देंगे और वो फिर पर पर्सन कैपिटा इनकम निकाल लेते हैं। पर कैपिटा इनकम फॉर अ नेशन इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द कंट्री नेशनल इनकम बाय इट्स पॉपुलेशन। जैसे मान लेते हैं किसी देश की हमें निकालनी है पर कैपिटा इनकम, तो वहाँ पे अगर उस देश में 100 लोग हैं, एग्जाम्पल के लिए 100 लोग तो होते नहीं हैं, लेकिन वहाँ उस देश में 100 लोग हैं और वहाँ के लोगों की 1 लाख इनकम है, तो ये माना जाएगा कि हर लोगों की जो इनकम है वो 1000 है। तभी तो 100 लोगों की इनकम जो है 1 लाख हो रही। तो इस तरह से हम पूरे नेशन की जो इनकम है उसको डिवाइड कर देते हैं पूरे नेशन के पॉपुलेशन के, या कभी कभी क्या होता है पूरे स्टेट की जो इनकम है उसको डिवाइड कर देते हैं स्टेट की पॉपुलेशन से। नेक्स्ट देख लेते हैं, बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस, जिन्हें कुछ वर्ष पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, एक प्रसिद्ध थे, क्या थे? तो डी है, इकोनॉमिस्ट थे वो, ठीक है। तो मोहम्मद यूनुस एंड ग्रामीण बैंक वर अवॉर्डेड द नोबेल पीस प्राइज फॉर 2006 फॉर देयर वर्क टू क्रिएट इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट फ्रॉम बिलो, ठीक है। नीचे के लोगों के लिए जो इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट लेकर आए, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया था। ये बांग्ला ग्रामीण बैंक का ऑब्जेक्टिव जो है सिंस इट्स एस्टेब्लिश 1983 से कि ग्रांट पुअर पीपल स्मॉल लोन्स ऑन इजी टर्म्स, मतलब बहुत कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर गरीब लोगों को जो है ना मतलब लोन्स दे देना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, इंडियाज़ इकोनॉमिक पॉलिसी द गांधीयन ब्लूप्रिंट पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये जो है हमारा ए है, चौधरी चरण सिंह है। चौधरी चरण सिंह के बारे में कुछ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देखते हैं। इन्होंने सर्व किया था इंडिया में 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के रूप में। पॉलिटिकल पार्टी उनकी लोक दल थी और ये किसके बाद आए थे? ये मोरारजी देसाई के बाद आए थे। चौधरी चरण सिंह इंडिया के 5वें प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS मतलब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का एम क्या है? तो ऑप्शन डी है हमारा कि इसमें जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, प्रोवाइड फूड सिक्योरिटी टू द पुअर, टू प्रिवेंट होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग। होर्डिंग समझते हैं ना, खाने पीने के सामान को स्टोर कर देना ताकि वो मार्केट में कम हो जाए। तो ये तो वही पॉलिसी होती है, मोर डिमांड लेस सप्लाई इज द इन्फ्लेशन। ज़्यादा डिमांड किसी चीज़ की होती है और सप्लाई कम हो जाती है तो चीज़ों का दाम जो है महंगा हो जाता है, उसकी प्राइस बढ़ जाती है। तो ऐसा क्या किया जाता है जिसमें ये करते हैं कि होर्डिंग कर लेते हैं ताकि मार्केट में सामान कम हो जाए और हम सामान का, तो ऐसा कुछ व्यापारी लोग करते हैं। टू प्रिवेंट ओवर चार्जिंग बाई ट्रेडर्स, तो ये क्या ऑप्शन है? ऑल ऑफ दीज, ये तीनों ही इसमें आ जाते हैं। रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं हम। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है इम्प्लीमेंटेड, इसको PDS को इम्प्लीमेंट किया गया था अंडर द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट NFSA के अंडर 2013 में सभी स्टेट्स और यूटीज़ में, मतलब यूनियन इंडिया के सभी जगहों पर इसको इम्प्लीमेंट किया गया था 2000। ये एक्ट प्रोवाइड्स करता है ना फॉर कवरेज अप टू 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड अप टू 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन। किस चीज़ के लिए? रिसीविंग फूड ग्रेन्स, राइस, व्हीट, कोर्स ग्रेन्स एट हाईली सब्सिडाइज रेट पर, है ना। इस पर होर्डिंग नहीं कर सकते, गरीबों को खाना मिल जाए और ट्रेडर्स ज़्यादा चार्ज न लें, इसके लिए 2013 में इस एक्ट को लाया गया था NFSA के अंडर में, जिसमें और ये सभी स्टेट्स और यूटीज़ में लागू किया गया और कहा गया कि ये एक्ट जो है 75% गांव के लोगों को सुविधा प्रोवाइड करे और 50% जो है शहर के लोगों को, और उन्हें फूड ग्रेन्स जिसमें चावल, गेहूँ और कुछ कोर्स ग्रेन मिल सके, है ना, एक अच्छे कम दामों में। नेक्स्ट देख लेते हैं,